सो एज यू नो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, दैट इज नेचर क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं। ये सारी चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। तो नेचर से शुरुआत करेंगे। मैंने कल जो बच्चे थे उन लोगों को एक बात बताई थी कि कल की क्लास में जो भी स्टूडेंट थे, अगर आप किसी चीज का मीनिंग जान जाते हो तो उसके बारे में ना नेचर और स्कोप बाकी सब चीजें थोड़ा आसान हो जाता है जानना। वही आगे जाके एक्सप्लोर होता है, उसी में हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो मीनिंग आपको पता ही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। एक ऐसा सिस्टमेटिक सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक है। रिकॉर्ड करके हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग चीजों में, ठीक है। क्लासीफाई करके हम उसको समरी बना देते हैं उसकी, ठीक। समरी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और उस बेस पे, एनालिसिस के बेस पे हम इंटरप्रेट करते हैं। ये कल मैंने मीनिंग बताया था, याद है सबको? बताओ। बोलो 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 बोलो। यस सर, याद है। यस सर। ओके चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब नेचर की बात करते हैं। मैं क्या करूंगा, आपको पॉइंट पॉइंट बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लिए शॉर्ट टाइम रह गया है, तो मैं पॉइंट पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। आपको वो पॉइंट समझा भी दूंगा। बस आपका क्या काम है, आप लोगों को जैसे मैंने पॉइंट बताया, वन नाम बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। जब आप पेपर में बैठोगे तो वहां पे आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे हमारी एमडी यूनिवर्सिटी है, वो आपसे पेपर डिस्क्रिप्टिव क्यों कराती है, इसका रीजन पहले बताया। तो सब्जेक्टिव पेपर क्यों कराती है आपसे? देखो, हर किसी के अंदर ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो दूसरों में नहीं है। सबके अंदर कुछ लिखने का एक अलग ही कुछ अलग सिस्टम होता है, मतलब एक अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो जो यूनिक क्वालिटी होती है ना, सब्जेक्टिव में आप अपनी लैंग्वेज में चीजों को एक्सप्लेन करते हो। तो हमारी एमडी यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी, वो पेपर इसीलिए कराती है ताकि आप अपनी भाषा में चीजों को लिख सको, इसलिए सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको लिखोगे कैसे वो आपका ऊपर है। जितना अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जितना अच्छा आपकी लिखावट होगी, उतना ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये सिस्टम रहता है। एक एग्जाम्पल ही बताऊंगा, पहले मैं एक दो पॉइंट बता दूं, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल ही बताऊंगा कि किस तरह से एक स्टूडेंट था और उसके कितने मार्क्स बने, तो वो ही बताऊंगा मैं। चलिए, नेचर हेडिंग डाल दो, कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग ही बताओगे, क्या हम अकाउंट जब लेते हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंट बात करते हैं, तो क्या हम सिर्फ क्या हम जब बात करते हैं तो मनी के टर्म की बात करते हैं? हाँ जी सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मनी का। यस। हाँ, तो पहला पॉइंट ये बन जाएगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। इजी था पॉइंट, इसमें तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। सारी जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड होगी, मनी से रिलेटेड होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर। अब देखो, अब अगला पॉइंट इसका बनता है, क्या हमें इससे प्रॉफिट निकालने में हेल्प होती है? यस सर। बस यही बन गया आपका अगला पॉइंट, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, दोनों चीज निकालने में हमें हेल्प करता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करते हैं, तो इसमें रिस्क कितना होता है? रिस्क रिस्क होता है थोड़ा बहुत तो, कि नहीं होता? बताओ, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है? रिस्क सर हो जाता है कभी, मतलब कुछ गलत चीज रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग। देखो, आपकी बात सही है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर ना अकाउंटेंसी में नहीं होता, रिस्क फैक्टर बिजनेस में होता है। अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात करते तो मैं रिस्क फैक्टर लिखता, बट अकाउंट्स की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर नहीं है। जो तुम कह रहे हो सही गलत हो जाता है, उसमें क्या है कि अगर आपकी कोई चीज गलत होती है तो वो क्या बोलते हैं, एक तरह से मिस्टेक्स होती है और मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है। तो रिस्क नहीं है कि अकाउंट्स बनाने में हमें रिस्क है, अकाउंट्स बनाने में हमें रिस्क नहीं है कोई, ठीक है। बल्कि ये तो एक तरह से सिक्योर करता है, हमें बताता है कि भाई आपकी जेब में इतना पैसा है, कल को आपको यहाँ इतना लगना है, ठीक। इस तरह से पॉइंट आएगा, ठीक है। यस सर।
चलो अब देखो इसके बाद अगली बात करते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में जो भी चीज आप करते हो रिटर्न में लिखते हो, है ना। जैसे कॉपी Yes. में या फिर अपने जो अकाउंट्स है वो सब बनाया होता है, रिटर्न में होता है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट का काम करता है। कल को कभी भी कोर्ट की हियरिंग होती है या कोई हमारा केस आता है तो वहां पे हमें बड़ी हेल्प होती है, हम लीगली इसको यूज कर सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और क्या है, पेपर वर्क कम हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस मेमोरी कह सकते हैं, रिड्यूस पेपर मेमोरी नहीं, पेपर वर्क तो होता है। एक सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ना अब मेरी एक शॉप है, अब मेरे को डेली मेरी मान लो 50 ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में, तो 50 ट्रांजैक्शन में याद कर सकता हूँ? क्या पॉसिबल है डेली की 50 ट्रांजैक्शन मेरे को याद रहे? नहीं। बट अगर हम अकाउंट्स की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, तो हम सब चीजें रिटर्न में लिख देते हैं, ठीक है। सब चीजें जब हम रिटर्न में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिटर्न में लिखने से तो जो हमारी मेमोरी होती है, हमारा उस पर जोर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज हमारे पे किस में आ जाती है, रिटर्न में होती है, तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, दोनों ही पॉइंट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और मेमोरी वाला जो पॉइंट था वो इस तरह से था कि आपकी मेमोरी पे जो जोर पड़ता, अगर आप 50 चीजें एक साथ याद रखते, वो जोर कम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा चीज रिटर्न में है। जब मन करे कॉपी उठाई, चेक कर लिया, हाँ भाई किसका कितना हिसाब है। जैसे देखा भाई मोहन के 50, मोहन ने कहा जी मेरा हिसाब कर दो, आपने उठाई कॉपी, देखा मोहन के तो 5,000 पे रहते हैं, तो आपने उसका हिसाब कर दिया। तो ये चीज है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो काम करता है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो जाता है, अब ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अकाउंट्स की बात होती है, इसको बोला जाता है एक सेकेंड, हिस्टोरिकल इन नेचर। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिकल इन नेचर, नेचर में हिस्टोरिकल कैसे होता है, देखो जैसे आज मैंने गाड़ी ली, मैं अपनी कंपनी का काम कर रहा हूँ, आज मैंने गाड़ी ली, मान लो 6.5 लाख की गाड़ी मैंने आज खरीदी, ठीक है। अब अगले 10 साल तक मैं इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मानूंगा, 6,50,000 मानूंगा, चाहे मार्केट में इसकी 7.5 लाख वैल्यू हो गई हो, मतलब बढ़ा गया हो रेट, चाहे इसकी वैल्यू कम हो गई। तो हिस्टोरिकल इन नेचर यही कहता है कि हम जो है, जो हमने एक बार चीज ली है उसी रेट पे हम सजाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है हिस्टोरिकल इन नेचर से, बेनिफिट हमारा ये होता है कि हमारी ना आपकी जो चीजें हैं ये फिक्स हो गई 6.5 लाख, तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट निकाल सकते हो। अगर आपकी ये चीज फ्लेक्सिबल होती रहे, एक साल 6.5 है, अगले साल आपकी 5.5 हो गई, अगले साल आपकी 7.5 हो गई, तो इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका फिक्स मान लिया आपने कि इतना तो ये रहेगा ही रहेगा, तो आपका प्रॉफिट निकालना इजी हो जाता है। क्लियर? इसलिए नहीं सर, एक बार फिर से बता दो। देखो क्या होता है, जो भी हमारा गुड्स होती है उसकी हम कॉस्ट वैल्यू लेते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जिस टाइम पे हमने खरीदी है हम वही वैल्यू लगाते हैं। जैसे मैंने आज कोई चीज खरीदी, वो 5 लाख की है, तो मैं इसको 5 लाख के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अब ये कल को 4 लाख हो जाए मार्केट प्राइस इसका, ठीक है, या फिर कल को इसका मार्केट प्राइस 6 लाख हो जाए, बट मैं हमेशा इसका मार्केट प्राइस ना लेके कॉस्ट प्राइस लूंगा जितने पे मैंने खरीदी है। मार्केट प्राइस पे कभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट प्राइस घटता बढ़ता रहता है। इससे क्या है, मान लो अगर मैं इसलिए प्राइस लेने लग जाऊं, 4 लाख लिया मैंने, ठीक है, एक साल तो मेरा प्रॉफिट दिखा देगा, जैसे ही मैंने 6 लाख किया मेरा लॉस दिखा देगा, फिर अगले साल फिर 4 लाख किया फिर प्रॉफिट दिखा देगा। तो ये क्या है, मेरा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स ले लेते हैं, और इसी वजह से ये हिस्टोरिकल इन नेचर कहते हैं कि एक बार जो प्राइस बन गया 2020 में, अगर मैंने 5 लाख में चीज ली है, तो 2025 में अगर मैं उसकी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं 5 लाख को ही बेस मान के करूँ, ये है। अरे तो ये हर साल करना होता है, तो हर साल सेम चीज लिखनी होती है हर बार? हाँ, अभी तुम धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना, तुम्हें ना ट्रांजेक्शन दे दी होगी, अब तुम जर्नल एंट्री करोगे, ये सब करोगे, उसमें तुम्हें पता चलेगा। इवन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो पता चलेगा क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं ना, जितने भी हमारे अकाउंट बनेंगे वो हमारे ना एनुअली बनते हैं, साल में एक बार बनते हैं, ठीक है। तो हम जैसे लिखते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बिल्कुल एंड में बनती है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अब मैंने कोई चीज जब खरीदी थी वो 4 लाख की खरीदी थी, अब मैं मार्च में हूं तो मैं तो जितने की मैंने खरीदी उतना ही रेट लिखूंगा ना। अब मार्केट में चाहे उसकी कितनी वैल्यू हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है,
है ना। अगर मैंने एक तरह से ये वेबकैम जो है, अगर मैंने वेबकैम 5,000 का खरीदा तो मेरे लिए उसकी कॉस्टिंग 5,000 है, चाहे मार्केट में अब उसके रेट सस्ते हो गए, वो चाहे 3,500 का हो गया हो, या फिर मार्केट में उसके रेट बढ़ गए हो, चाहे वो 6,000 का हो गया, मैं अपने अकाउंट्स में उतना ही लिखूंगा जितने की मैंने खरीदी। इसी तरह से मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, नहीं तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। जी सर। चलो यस सर। गुड। एक पॉइंट और क्या बनता है इसका, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्सटर्नल यूजर, हिस्टोरिकल नेचर, लीगल रिक्वायरमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो और क्या पॉइंट बनते हैं। वाह 40 मिनट हो भी गए, पता ही नहीं चला। अच्छा 9 मिनट रह गए। अगला जो पॉइंट आपका बनता है, अगला पॉइंट आपका ये बनता है, आपको हेल्प करता है, जैसे हमने ये लिखा ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना मैं एक तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा थोड़ा सा तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है। हेल्पफुल इन हेल्पफुल इन ascertaining na 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 financial position of business। अब मेरा पहला सवाल ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में कुछ डिफरेंस है? पहले हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। क्या डिफरेंस है? सर पहले वाला सिर्फ प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है, और दूसरा वाला बता रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब आगे जाके कैसे करने वाली कंपनी, वो सब जानना है। अच्छा अभी बाकी कुछ, कैसी है, पहले बाकी कैसे थी। ओके गुड, बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा? चलो देखो, ये चीज बिल्कुल सही कही हर्ष ने, दोनों चीज अलग अलग है। अक्सर लोग इसको एक मान लेते हैं, अलग अलग कैसे है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही बताता है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताती है कि कंपनी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जो इसने उधार लिया है क्रेडिटर से, क्या ये उनको पैसा चुका सकती है। ठीक है, ये जो स्टेबलनेस होती है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैं देख रहा हूं, मेरी कंपनी जब शुरू हुई थी तो मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपए था साल का, आज मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए है साल का। ठीक है, और हर साल ये ग्रो कर रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। चाहे मेरा आज 5 लाख दिखा रहा है, भले ही मेरा पिछले साल बीच में कुछ लॉस रहा हो, लेकिन ओवरऑल टोटल मेरा जो है ग्रोथ हो रही है। समझ गए? तो इसीलिए दोनों में ये फर्क होता है। अब ये फर्क हम अकाउंट्स में निकालते किस तरीके से वो बताए, तो पहले ये बताओ, ये फर्क समझ आ गया? यस सर। अब देखो इसमें निकालते कैसे, दोनों में फर्क कैसे करते हैं, वो बड़ा इजी चीज है। क्या होता है जब भी हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आंसर ही बोल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है कंपनी की, तो उसके लिए हम लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है आपकी चीज बैलेंस हो रही है। अगर बैलेंस शीट का टोटल सेम आ रहा है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, अगर वो टाइम पे क्रेडिटर के पैसे दे रही है। अगर वो सेम नहीं आता, गड़बड़ रहती है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हम निकालते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। समझ आ गया सबको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये इतना ही है इस नेचर में। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, रफ कर दूं? चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये तो आपका हो गया नेचर। ठीक है, ऐसे ही इसके स्कोप है। स्कोप के लिए मैं आपको प्रॉपर वो बताऊंगा। अभी 6 मिनट है क्लास पे इस वाली के। ठीक है, स्कोप में पूरा ना फॉर्मेट बनेगा, वो बताऊंगा अभी।
ठीक है, 2 तरीके से मैं अभी बता दूंगा सारा कितना है कैसे है। इसके बाद हमारे लिमिटेशन और फीचर वो आएंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें जो अभी तक बताया वो सारा क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल की बात बता रहा था, पहले वो बता दूं। देखो एक बार ना मैंने एक स्टूडेंट मेरे मतलब मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, उसमें एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंजीनियर इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग, वो मैं उन्हें पढ़ा रहा था। तो आपकी इकोनॉमिक्स है और उनकी इकोनॉमिक्स लगभग सेम होती है। तो एक बार एक कॉन्सेप्ट आया था, जो कॉन्सेप्ट में ना कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने उनको कुछ एग्जांपल देके बताया था। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। हाँ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पता है इकोनॉमिक्स का? मोनोपोली, ओलिगोपोली, नहीं मोनोपोली, सर। कंपटीशन, ये नहीं पता? ये 12th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये चीज होती है। अब ना मैं आपको बताता हूँ, जब तुम्हें नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा, क्योंकि अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में मैं स्कोप तो बता नहीं पाऊंगा, तो 6 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज दे देता हूँ जो तुम्हारे काम ही आनी है। तुम्हारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी है मेरे ख्याल से, वो भी काम आएगा। देखो मार्केट की ना फॉर्म्स होती है, ठीक है, फॉर्म्स क्या होती है मार्केट की, जिसमें आपको पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है कि वो हमारी कंपनी कौन सी फॉर्म में आती है। तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है गुड्स पे। जिस कंपनी के बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक होगी, ठीक है, तो वो आपका मोनोपोली मार्केट कहलाता है। जैसे हमारे देश में एग्जांपल है रेलवेज। रेलवेज नेटवर्क अकेला इंडिया की गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जब किसी का एक मालिक होगा तो उसको हम एकाकरण कहते हैं या फिर मोनोपोली कहते हैं। जहां पे कुछ लोग होंगे कंपटीशन में, जैसे गाड़ियों की बात करें तो मारुति सुजुकी, टोयोटा, hyundai, होंडा, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल की गाड़ी है, टाटा, महिंद्रा। ठीक, ओलिगोपोली मतलब कुछ लोग ही हैं मार्केट में, कुछ ही लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन पे आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है जो आपके पास जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है क्वालिटी में, थोड़ा सा फर्क होता है मटेरियल में, सारा सेम रहता है। या फिर आपका जैसे टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट कोलगेट भी आता है, पेप्सोडेंट भी आता है, बबूल भी आता है, और भी बहुत सारे आता है, क्लोजअप भी आता है, बहुत सारे आते हैं, है ना, पतंजलि भी आता है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है, जिसमें बहुत सारे जो है बेचने वाले होते हैं और बहुत सारे ही खरीदने वाले होते हैं। इसमें बेचने वाला एक, खरीदने वाले बहुत सारे। इसमें बेचने वाले फ्यू, थोड़े, खरीदने वाले बहुत सारे। इसमें बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही बहुत सारे, ह्यूज। अब आता है परफेक्ट कंपटीशन, ये आता है नेसेसरी वाला, जो जरूरतमंद चीजें होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे सॉल्ट, आप नमक लेने जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, 19 रुपए किलो ही नमक मिलेगा टाटा का, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, सेम प्राइस रहता है इसका, इसका प्राइस कभी घटता बढ़ता नहीं है, और ये सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो ये मैंने उनको एक एग्जांपल दिया था, मैंने जैसे यहाँ नमक का एग्जांपल दिया आप लोगों को, ऐसे ही वहां पे मैंने एक और एग्जांपल दिया था। वो पेपर में जो लेके आए, क्योंकि देखो मैंने तो एग्जांपल दिया, सब अपने अपने एग्जांपल देते हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया था वो मैंने बता दिया। पेपर में जब वो गए तो उन्होंने अपना एग्जांपल बनाया, और तुम मानोगे नहीं, उनका एग्जांपल इतना बढ़िया लगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, पेपर चेक होने के लिए यूनिवर्सिटी हमें ही भेजती है। हेलो हेलो, नमस्ते, कौन? पंकज, हाँ बोलो पंकज। नहीं अभी तो नहीं, हाँ बता दूंगा, अभी तो 50-50 चांसेस है। मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ दिन में कॉलेज टाइम में, ठीक है, या फिर मेरे को दिन में कॉलेज टाइम में कॉल कर लेना। इस चीज का मैं कल बता दूंगा, अभी तो खैर कुछ नहीं बता सकता, ठीक है, कल बता दूंगा, पूछ के एक बार, ठीक है। ओके पंकज, हाँ जी, सॉरी असुविधा के लिए खेद है। तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्ट का दिया, अब आप अपने एग्जाम्पल भी तो बना सकते हो। जैसे तुम बताओ, तुम भी कोई एग्जाम्पल बता दो, अगर मैं तुमसे पूछूं तो परफेक्ट कंपटीशन यानी कि ऐसी चीजें जो जरूरतमंद है, तो उसमें कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो। तो वो प्रेजेंटेशन जो तुम्हारी सबकी यूनिक यूनिक होगी ना, वो आपकी मेन काम आती है, जिस वजह से सब्जेक्टिव पेपर लिए जाते हैं, समझे? क्यों सब्जेक्टिव? Yes, sir. चलो बढ़िया है। तो अभी हमने नेचर कर लिया है,
ठीक है, अभी 1 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा हर्ष के पास और तुम लोग उसी से ज्वाइन कर लेना दोबारा। उस क्लास से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें इतना ही करते हैं। अभी जो कराया आज की क्लास में वो सारा समझ आ गया, ये बताओ पहले। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके